नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी के कन्नौज में साइबर थाने का सीएम योगी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक और कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली के पास ही साइबर थाना बनाया गया है, जिससे जिले में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा जो साइबर क्राइम थाने या अन्य जो निर्माण हुआ है उसका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। उसी क्रम में हमारे कन्नौज में भी जो साइबर क्राइम थाना की स्थापना हुई है उसका आज शुभारंभ था। उत्तर भारत की प्रमुख श्री वैष्णव पीठ उत्तर तोदादरी श्री गलता जी में फुजैराह के प्रिंस ने दर्शन किए। यूएई के फुजैराह के प्रिंस मोहम्मद बिन हमद बिन मोहम्मद अल शर्की ने गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज से आशीर्वाद लिया और श्रीनिवास भगवान से यूएई की उन्नति, सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। प्रिंस ने प्राचीन हनुमान मंदिर में अखंड ज्योति के दर्शन भी किए। गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज ने प्रिंस और उनके साथ आए अन्य दर्शनार्थियों को प्रसाद भी दिया है। इधर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग क्षेत्र में करीब 200 साल पुराने 84 प्राचीन कुंड और बावड़ियां हैं। ये सब शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए मुख्य जल स्रोत हुआ करते थे, जो कि अब पुरातत्व विभाग और नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के चलते जर्जर हो रहे। नवतेज टीवी की टीम ने विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़, दुर्ग और शहरी क्षेत्र में सदियों पुरानी कुंड और बावड़ियों के हालात की जानकारी ली और इन सभी कुंड और बावड़ियों का निरीक्षण भी किया, जिसमें अधिकांश प्राचीन धरोहर अब खंडहर होने की कगार पर है। इसके बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग निवासी संजय शर्मा ने बताया कि दुर्ग और शहरी क्षेत्र में कुंड और बावड़ियों का ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ाव है, जिसके कारण बरसात के मौसम में हुई बारिश का पानी लगभग सभी स्थानों पर पहुंचकर वाटर लेवल को 12 महीनों तक रिचार्ज करता है। पिछले कुछ वर्षों से प्रशासनिक और पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते ये जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच गई है। इतिहास में 84 कुंड बावड़ियाँ बताई गई है इतिहास में, और रनिंग में भी ऐसा 84 कुंड तालाब है किले के ऊपर, और करीब 5वीं शताब्दी से ये कुंड और बावड़ियाँ बनी हुई है, 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में सारी। अभी वर्तमान में हालात जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सरकार को और पुरातत्व विभाग को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और पहले चित्तौड़ पेयजल का सोर्स था किला चित्तौड़ वासियों के लिए। फिर जब जैसे ही गवर्नमेंट और नगर पालिका आई तब उन्होंने नीचे से शिफ्ट कर लिया। बाकी पहले चित्तौड़ किले का पानी चित्तौड़ जाता था, पीने के लिए उपयोग में लिया जाता था। और वर्तमान में रख रखाव की बहुत ज़रूरत है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और सरकार से और पुरातत्व विभाग से निवेदन है कि इनको जीर्ण शीर्ण अवस्था को दुरुस्त किया जाए। आने वाले अगर देखा जाए तो यहाँ 84 पानी के कुंड और तालाब है जो अति प्राचीन है। किंवदंत कहानियों से भी इनका लगाव और जुड़ाव रहा है। लेकिन आज की जो परिवेश में अगर इन बावड़ियों की देखें तो बड़ी दर्दनीय स्थिति इनकी है। ना तो पुरातत्व विभाग इसकी ओर ध्यान देता है, ना प्रशासन इनकी ओर ध्यान देता है। संस्था आती है, केवल एक मीडिया के अंदर अपना नाम और फोटो छप जाता, थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। लेकिन प्रशासन को और पुरातत्व विभाग को ये सोचना चाहिए, जो वर्षों से जो राजा महाराजाओं के टाइम से जो बावड़ियाँ बनी हुई है उनकी देख रेख और उनका संरक्षण किया जाए तो ये बावड़ियाँ आप ही जीवित हो उठती है। अगर इनको आप देखोगे तो यहाँ काये, गंदगी वगैरह सटी हुई हैं। साफ सफाई के ऊपर ना तो पुरातत्व विभाग ध्यान दे पा रहा है। तो पुरातत्व विभाग को ये सोचना चाहिए, ये वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर ये किला है और विश्व विख्यात के नाम से भी है। देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं, लेकिन जब इनकी ये दुर्दशा देखते हैं तो मन को मार के और ठेस लेके यहाँ इस किले से निकलते हैं, जो एक कहीं न कहीं इस किले के लिए धब्बा रहता है। इधर पुष्कर तीर्थ नगरी में धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत पुष्कर पहुंचे। लखावत ने खड़ी रोड पर स्थित सेन समाज के मंदिर पैनोरमा का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद बूढ़ा पुष्कर सरोवर का निरीक्षण भी किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में लखावत ने कहा कि पिछली बीजेपी की सरकार में पैनोरमा के लिए जमीन आवंटित
की गई थी, जिस पर मरम्मत का काम अभी भी चल रहा है। वहीं लखावत ने आगे कहा कि राज्य की भजन लाल सरकार पुष्कर के विकास को लेकर गंभीर है और भी कई विकास कार्य पुष्कर में करवाए जाएंगे। पुष्कर में बन रहे सेन जी महाराज का जो पैनोरमा है बना है, और जो इससे पहले वाली जो बीजेपी की सरकार थी उसमें सैंक्शन हुआ था और इसका निर्माण हुआ था। इसका छोटी मोटी मरम्मत, रंग रोशन, ये काम तो चल ही रहे हैं। बाउंड्री वॉल और सैंक्शन हुई है, बाउंड्री वॉल बन जाएगी। पर यहाँ एसडीओ साहब की चेयरमैनशिप में कमेटी भी बनी है। आज हमने इसको देखा है, पर्यटकों का आना जाना शुरू हुआ है, ये संतोष का विषय है। अचलानंद जी महाराज से मैंने जो सैन पीठाधीश्वर है उनसे बात करी है कि समाज के लोग आकर के जैसे हरिद्वार में हम काम करते हैं, जैसे और किसी तीर्थ पे काम करते हैं, वैसे इस पे भी काम करें। निश्चित रूप से समाज के सब लोग मिलकर इसको चलाएंगे तो हम देखिए, अगर रामानंद जी ना होते ना तो उन्होंने कहा था जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। तो ये सेन जी महाराज भी रामानंद जी के शिष्य थे और बहुत बड़े धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले संत हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमारा गौरव का विषय है। राजस्थान में कुशवाहा समाज ने आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर फिर से सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और अब की बार आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया है। कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को पूर्व में भरतपुर प्रशासन की ओर से 10 दिन का समय देकर सरकार से बात कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से 25 फरवरी तक बात के लिए बुलावा नहीं आया और न ही कोई फैसला लिया गया है। आज प्रधान गार्डन बसिनवा में समाज के बंधुओं द्वारा 5 मार्च को कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में कुशवाहा महासभा का आगाज किया गया, जिसमें आरक्षण को लेके चर्चा की जाएंगी और ये निर्णय लिया जाएगा कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। 25 तारीख को संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा, आई साहब द्वारा ये हम लोगों को कहा गया कि 25 तारीख तक हम सरकार से वार्ता करा देंगे, लेकिन कोई वार्ता नहीं हुई। अब हम समाज के बंधु 5 मार्च को ये फैसला लेंगे कि हमें कहाँ रोड जाम करना है, कहाँ हमें आंदोलन करना है। ये बहुत बड़ी महासभा करके हम ये आंदोलन लेंगे। प्रधान गार्डन नवाब बसई में खास व्यक्तियों की, कुशवाहा समाज के भाइयों की मीटिंग हुई और उसमें एक निर्णय लिया गया कि आगामी 5 मार्च को छात्रावास धौलपुर में एक कुशवाहा महापंचायत का आयोजन किया गया है और उसमें निर्णय लेकर के आंदोलन की घोषणा की जाएगी और इसमें समाज के पूरे प्रदेश से कुशवाहा भाई पधारेंगे। आज खास व्यक्तियों के बीच में तय हो चुका है कि चुनाव से पहले महापंचायत करके आंदोलन की घोषणा की जाए। भरतपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित कुमार पहली बार रूपवास पहुंचे। जिला कलेक्टर ने कस्बे के बीचों बीच स्थित शाही तालाब और लाल महल की स्थिति का निरीक्षण किया। इसके बाद जिला कलेक्टर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर ने बीसीएमओ से चिकित्सकों, ऑपरेशन थिएटर, सोनोग्राफी, जच्चा बच्चा वार्ड की जानकारी भी ली। इसके बाद जिला कलेक्टर ने सामान्य वार्ड में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य के विषय में भी जानकारी ली है। आज जो है रूपवास में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई है। इसमें मेडिकल से संबंधित इशू, साथ में अर्बन लोकल बॉडीज़ के, साथ में रेवेन्यू के और पीएचडीज़ के, इन इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर डिस्कशन किया गया और निर्देश दिए गए हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की सोच है, जो काम है ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं उनकी जन सुनवाई करके प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए और जो विकास कार्य हैं उनको इफेक्टिवली किया जाए। साथ में जो अपने स्कीम्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां एक 26 साल के युवक ने चुंबक और सिक्के खा लिए। तबीयत बिगड़ने पर उसे सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसके पेट का सीटी स्कैन कराया तो सिक्कों और चुंबक के भारी बोझ से छोटी आंत में रुकावट नजर आई। सर्जरी के दौरान पता चला कि चुंबक और सिक्के छोटी आंत में 2 अलग अलग लूपों में मौजूद थे। चुंबकीय प्रभाव ने 2 लूपों को एक साथ खींच लिया और इसे नष्ट कर दिया। आंतें खोली गई और सिक्के और चुंबक बाहर निकाले गए, जिसके बाद युवक ने बताया कि सिक्के उसने
इसलिए खाए कि किसी ने बताया था कि उसके शरीर में आयरन की कमी है। और ट्रस्ट है लोगों को, पूरे हिंदुस्तान से हर जगह से पेशेंट्स आते हैं। ये पेशेंट भी ट्रस्ट की वजह से ही यहाँ पर आए थे कि भाई इनके रिश्तेदारों का इलाज यहाँ पर हुआ था और अच्छा भगवान की दया से उसका अच्छा इलाज हो गया और वो अब फिट एंड हार्टी है और अपनी रूटीन एक्टिविटी कर पाएगा और ठीक रहना चाहिए उसको। बस वो अपने डॉक्टर को दिखाता है। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती रहती हैं हमारे सामने और हमारी पढ़ाई ऐसी हुई होती है कि हमें हर चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए हर तरह से। और बहुत सारे तरीके होते हैं इसका ऑपरेशन करने के, जैसे दूरबीन से, ओपन तरीके से, रोबोटिक तरीके से। इसमें क्योंकि इंटेस्टाइन बहुत सूजी हुई थी और बहुत सारे गुच्छे बने हुए थे तो इसमें लेप्रोस्कोपिक विधि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती पेशेंट के लिए, तो इसको हमने ओपन विधि से ही किया और रिजल्ट ठीक रहा। रक्त जागरूकता के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चलकर एक शख्स पाली पहुंचा। बताया जा रहा है कि किरण वर्मा नाम का एक युवक रक्त जागरूकता के लिए 28 दिसंबर 2021 को केरल के तिरुवनंतपुरम से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर चुका है। इस पदयात्रा को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। बता दें कि इस पदयात्रा का उद्देश्य लोगों के बीच रक्तदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। किरण वर्मा ने बताया कि कोविड के कारण पिछले 3 वर्षों से भारत में स्वैच्छिक रक्तदान में काफी कमी आई है। ये पदयात्रा लगभग 5 मिलियन नए रक्तदाताओं को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि ब्लड बैंकों और अस्पतालों में रक्त की कमी ना हो। मेरा नाम किरण वर्मा और मैं 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूँ देश भर में रक्तदान की जागरूकता के लिए। मकसद है कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी जान न गंवाए ब्लड की कमी की वजह से। आज हर रोज 12,000 से ज्यादा लोगों की जान इसलिए चली जाती है क्योंकि हम और आप ब्लड देने नहीं आते हैं वक्त पे। ये यात्रा मैंने 28 दिसंबर 2021 को त्रिवेंद्रम केरला से शुरू की थी और केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, दादर नगर, दमन दीव, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम होते हुए पूरे नॉर्थ ईस्ट होते हुए मैं यहाँ 19,400 किलोमीटर की यात्रा करके पहुँचा हूँ पाली। और मकसद है कि पाली के अंदर जो समस्या है, ब्लड की शॉर्टेज है, उसको जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके सामने रखूं ताकि यहाँ पर ब्लड की समस्या को सॉल्व किया जा सके। रक्तदान एक महादान है, तो हमें सभी समाज के लोगों को इस चीज़ के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो रक्तदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चीज़ के लिए जागरूकता होनी चाहिए कि ये एक प्रकार का बहुत बड़ा दान है, एक नोबल कॉज के लिए वो रक्तदान कर रहे हैं। जिला कलेक्टर अमित यादव ने वैर भुसावर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया और एसडीएम कार्यालय में जन सुनवाई कर प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर स्टाफ और खराब उपकरण की शिकायत की, जिस पर जिला कलेक्टर अमित यादव ने अस्पताल में मौजूद स्टाफ को अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को सुधारे जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आमजन की पानी, बिजली, गंदे जल निकासी आदि समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को समय पर समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ में आगे रूपवास जो ब्लॉक लेवल के अधिकारियों की मीटिंग है, तो आकस्मिक निरीक्षण था, तो इसमें हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उसको देखा गया है। अकोटी रूम जो अभी यहाँ फंक्शनल नहीं है उसको कैसे फंक्शनल बना सकते हैं उस संबंध में सीएचसी प्रभारी को निर्देश दिए ताकि आने वाले समय में जो यहाँ सर्जरी स्टार्ट हो, एलएससीएस या बेसिक जो इलेक्टिव सर्जरीज एटलीस्ट में स्टार्ट। इधर बस्ती में पुलिस ने 25,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अभियुक्त के खिलाफ वाल्टरगंज थाने में पहले से 11 मुकदमे दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। वहीं पुलिस गिरफ्तार बदमाश से अब पूछताछ कर रही है। ये आज वाल्टरगंज पुलिस और एसओजी की टीम ने जनपद बस्ती में 25,000 का इनामिया रणधीर यादव पुत्र शमशेर यादव निवासी अंबेडकर नगर को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इसके ऊपर करीब 11 मुकदमे हैं, जिसमें थाना वाल्टरगंज में टप्पेबाजी, कोतवाली में लूट, एनडीपीएस, चोरी के कई मुकदमे हैं। इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई 2023 में हुई थी, जिसमें ये करीब 8 महीने से फरार चल रहा था। इसमें इस 25,000 के इनामिया को आज गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसमें टीम को 25,000 का इनाम घोषित किया जाता है और इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। अगली खबर आहोर थाना क्षेत्र की है, जहां हरियाली के पास जवाई नहर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पर डीएसपी मुकेश चौधरी सहित पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के लिए जांच पड़ताल की। शव की शिनाख्त हरीश मेघवाल के रूप में हुई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया है, जहां मृतक के परिजन मोर्चरी पहुंचे और आहोर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सुबह 9 बजे ये सूचना मिली कि तखतगढ़ और जवाई से जो नहर आती है, यहाँ पे पानी खेतों में आता है जिससे, उसमें एक बॉडी मिली है। तो पुलिस मौके पे पहुंची और ग्रामीण जनों की मदद से और पुलिस की मदद से उस बॉडी को बाहर निकाला। उस बॉडी को शिनाख्त किए गए प्रयास के लिए उसकी फ़ोटो लेकर और समस्त आसपास के इलाकों में बारां जिले के किशनगंज तहसील के ग्राम लकड़ाई के सरकारी स्कूल में सरस्वती पूजा को लेकर विवाद करने पर शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया था। ग्रामीणों ने शिक्षिका की बहाली की मांग को लेकर स्कूल में ताला जड़ दिया है और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों और पुलिस की झड़प हो गई। महिलाओं समेत प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और लाठियां फेंकी तो जवाब में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। वहीं स्कूल प्रशासन की ओर से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, तो वहीं चोटिल पुलिसकर्मियों की ओर से भी प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिख ली गई है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। इधर जयपुर के रेनवाल थाना पुलिस ने फर्जी पट्टों से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा है। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपियों से पुलिस ने 24 प्रकार की सील, मुहर और 3 फर्जी पट्टे बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। मेड़ता रोड थाने में नए प्रभारी ऊर्जा राम विश्नोई ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान थाने के पुलिस जवानों ने नए एसएचओ का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि ऊर्जा राम विश्नोई जैसलमेर के थाने से स्थानांतरित होकर मेड़ता रोड थाना पहुंचे हैं। वहीं पूर्व थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह को सम्मान के साथ विदाई दी गई। लक्ष्मण सिंह तंवर को नागौर पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है। इधर राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष और जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक हेम सिंह शेखावत ने जिला स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, खेतेश्वर सोसाइटी और अन्य सोसाइटी में आम जनता के रुपयों को दिलवाने को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया है। खबर झुंझुनू से है, जहां माली गांव में एक सैनिक परिवार को प्रशासन ने राहत प्रदान की है। दरअसल प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाकर रास्ते को सुचारू रूप से चालू करवाया है। इस दौरान नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार गहलोत के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की और भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा। बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर में देश की सुरक्षा में तैनात सैनिक रणधीर कुमार ने खेत और घर का रास्ता बंद होने की लिखित शिकायत उपखंड अधिकारी ब्रिजेश गुप्ता और तहसीलदार कमलदेव पुनिया को दी थी। दैनिक जनसुनवाई में प्राप्त हुआ एक प्रकरण जिसमें माली गांव का एक प्रचलित रास्ता था, जिसको पहले भी टीम तहसील द्वारा खुलवाया गया था, उसको पुनः अतिक्रमी द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके लेकर एक सियाचिन में ड्यूटी दे रहे हमारे कोई फौजी भाई उन्होंने आवेदन दिया था। उसको लेकर आज पुलिस और मैं प्रशासन ने उस रास्ते को खुलवाया गया। धौलपुर में मनिया पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा का 22 महीने का पुत्र हृदयांश स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी टाइप 1 बीमारी से जूझ रहा है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक घातक न्यूरोमस्कुलर और प्रोग्रेसिव अनुवांशिक बीमारी है। यह खास तौर से ब्रेन की नर्व सेल्स और रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाती है। खासकर ये बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। इसकी दवा दुनिया में सबसे महंगी होती है। इस बीमारी का इलाज भारत में नहीं है।
हृदयांश शर्मा गांव मसारी, तहसील कठुमर, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला है। इसको एक SAM2 टाइप बीमारी हुई है, जो कि यह बचपन से ही एक बच्चे के प्राकृतिक रूप से या पेट से ही यह बीमारी चालू हुई है। यह क्या है कि छोटा था, 6 महीने का था, तब से ही यह घुटमन या वैसे बैठना चालू इसने नहीं किया था। तो हमने पूरे परिवार ने इसका एक इलाज चालू करवाया। जो सबसे पहले हमने इसको बेबीलोन हॉस्पिटल जयपुर में दिखाया। उसके बाद भी इसकी डॉक्टरों ने वहाँ से थेरेपी वगैरह की जांच के लिए बोला या थेरेपी वगैरह कराने के लिए बोला। तो हमने 5-6 महीने इसकी थेरेपी कराई। थेरेपी के बाद भी यह जब चलने नहीं लगा, जब इसने कुछ प्रोग्रेस नहीं की, तो इसका हमने एक JK लेवन हॉस्पिटल अपने डॉक्टर साहब प्रियांशु माथुर साहब के यहाँ इसकी रिपोर्ट लेके गए। तो उनके यहाँ भी थोड़े दिन इसका उपचार चला। जब वहाँ भी यह प्रोग्रेस नहीं कर पाया, तो इसकी एक रिपोर्ट दिल्ली एम्स ने बाहर भेजी, जिसमें यह बीमारी पाई गई SAM2 टाइप नाम से। तो उसका इस बीमारी का यहाँ इंडिया में इलाज नहीं होने के कारण इसका इलाज बाहर से कराना पड़ेगा, और जिसका खर्चा 17.5 करोड़ मतलब 17.5 करोड़ रुपए डॉक्टरों ने हमें बताया है। हमारे पुलिस विभाग में तैनात एक सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा, जो भी मनिया थाने में पदस्थापित हैं, उनके बच्चे को एक बहुत ही आनुवांशिक बीमारी, जो रेयरेस्ट डिजीज बोलते हैं, वो बीमारी अभी आई है जांच में, जो कि ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे की जीवन एक खतरे में है। और उस बीमारी का इलाज एक बाहर की इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन इंडिया में नहीं अवेलेबल है, जिसके लिए फंड की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से समस्त पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों से और साथ के साथ आम जन से भी अपील करना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पे जो भी यथासंभव मदद करेंगे, तो एक बच्चे की जान जो अभी 2 साल से कम उम्र का है उस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।